तारीख थी 12 जुलाई साल 2026। पुलिस के पास रेलवे की तरफ से एक फ़ोन आता है। उन्हें बताया जाता है कि गाड़ी रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर एक शख्स की बॉडी पड़ी हुई है। यह खबर सुनते ही पुलिस वाले ही वहां पर पहुंच जाती है और उस शख्स की पहचान करने के लिए उसके कपड़ों की तलाशी लेने लग जाती है। तभी उसकी जेब से पुलिस को एक डैमेज फ़ोन और कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जिन्हें देखने पर पुलिस को पता चलता है कि यह जो शख्स है यह कौन है। और हैरानी की बात तो यह थी कि पुलिस इस शख्स की तलाश कर रही थी। लेकिन क्यों? अगर आप भी जानना चाहते हैं सारी बात तो वीडियो को एंड तक देखें। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक शांत शहर सीतापुर से शुरू होती है, जहां शेख सराय इलाके में एक सीधे साधे परिवार में ईशा अयूबी, जिसे कई मीडिया रिपोर्ट्स में इशारा या इशिका कहा गया है, वो अपने परिवार के साथ रहा करती थी। ईशा की उम्र करीब 25 साल के आसपास थी और वो अपने पेरेंट्स के लिए जान थी। ईशा के पिता खेती, किसानी और छोटे मोटे बिजनेस से जुड़े हुए थे और उन्होंने कभी भी अपने बच्चों को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। उन्हें अच्छे से अच्छे स्कूल में एजुकेशन दिलाई। आपको बता दूं, इशारा बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज़ थी। वो बेहद शांत और सीधे बिहेवियर की लड़की थी, जो हमेशा अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान दिया करती थी। घर में सब उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से उससे बहुत प्यार करते थे। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती थी, पर उसके सपने बहुत ऊंचे थे। ईशा ने अपनी शुरुआती और इंटरमीडिएट की पढ़ाई सीतापुर के एक स्कूल से पूरी की थी। वो स्कूल में टॉपर्स में शामिल थी और उसने 12th क्लास में काफ़ी अच्छे नंबर्स हासिल किए थे। आगे की पढ़ाई के लिए इशारा ने दिल्ली का रुख किया। उसने दिल्ली के एक मशहूर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और कंप्यूटर साइंस से बीटेक की पढ़ाई अपनी शुरुआत की। कॉलेज में भी वो बहुत ही होनहार स्टूडेंट साबित हुई, जिसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर था। साल 2025 में इशारा ने अपना बीटेक भी पूरा कर लिया था और कॉलेज से प्लेसमेंट के जरिए उसे ही गुरुग्राम के एक बड़ी इंटरनेशनल हेल्थ केयर और आईटी सर्विस कंपनी ऑप्टम ग्लोबल सेंसेशन में नौकरी भी मिल जाती है। वो इस कंपनी में फुल स्टॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की पोस्ट पर काम करने लगी और बहुत मेहनत से अपना काम कर रही थी। ईशा अपने इस नए सफ़र और करियर को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थी, एक्साइटेड थी। वहीं पर उसका परिवार भी अपनी बेटी की इस कामयाबी से बहुत ही प्राउड फील कर रहा था। परिवार वाले रोज़ इशारा से फ़ोन पर बातचीत किया करते थे, उससे उसका हालचाल पूछा करते थे कि वहाँ पर सब कुछ कैसा चल रहा है। जब इशारा नौकरी के लिए गुरुग्राम आई तो शुरुआत में वो अपने परिवार की परमिशन से सेक्टर 57 में एक पीजी में अकेले रह रही थी। वो अपनी ज़िंदगी और काम को बहुत अच्छे से मैनेज कर रही थी। सब कुछ बिल्कुल उसकी लाइफ में स्मूथली चल रहा था। रोज़ शाम को ऑफिस से आने के बाद इशारा अपने पेरेंट्स को फ़ोन करके दिन भर की जो भी चीज़ होती थी वो सारी चीज़ें उन्हें बयां करती थी, जिससे घर वालों भी बहुत सेटिस्फाइड रहते थे कि उनकी बेटी सेफ है और अपने सपनों को अच्छे से पूरा कर रही है। इस दौरान जुलाई 2025 में ऑप्टन कंपनी में श्रेष्ठ मालिक नाम के एक लड़की की एंट्री होती है। श्रेष्ठ मूल रूप से छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला था। वो भी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था। आप इस बात का अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं कि उसने देश के मशहूर इंटरन्यूट NIU रायपुर से कंप्यूटर साइंस की में बीटेक डिग्री ली हुई थी। अपनी इस काबिलियत के दम पर उसने सैमसंग और अमेज़न जैसी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों में इंटर्नशिप भी की थी और जुलाई 2025 में उसने ऑप्टन कंपनी में एक AI इंजीनियर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर जॉब भी मिल गई। नौकरी ज्वाइन करने के बाद श्रेष्ठ गुरुग्राम में आ गया और यहाँ से सेक्टर 55 में मौजूद Cloud9 नाम के एक पीजी में कमरा लेकर रहने लग जाता है, जबकि उसकी पूरी फैमिली भिलाई में रह रही थी। श्रेष्ठ के रिलेटिव और दोस्तों के अकॉर्डिंग वो एक बहुत ही शांत और एक बहुत ही सुलझा हुआ लड़का था, जिसका कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या विवाद तक नहीं हुआ था, बल्कि वह हर किसी से अच्छे से बात करता था और पल भर में दूसरों को अपना बना लिया करता था। श्रेष्ठ का यही बिहेवियर ईशा को बहुत अच्छा लगा। दरअसल जैसे ही हमने आपको पहले बताया कि ये दोनों एक ही कंपनी में जॉब किया करते थे और जुलाई 2025 में दोनों ने एक साथ ही कंपनी ज्वाइन की थी। श्रेष्ठ की एज भी इशारा की जितनी ही थी, यानी करीब 25 साल के आसपास थी। एक ही प्रोजेक्ट टीम होने की वजह से दोनों काम के सिलसिले में अक्सर एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। शुरुआत में उनकी बातचीत सिर्फ ऑफिस के काम को
कोर्स और प्रोजेक्ट डेडलाइंस तक ही सीमित थी, लेकिन रोजाना मिलने के साथ ही काम की वजह से उनके बीच की हिचकिचाहट धीरे धीरे अब दूर होने लगी थी। एक ही उम्र की होने और एक ही जैसी सोच होने के चलते श्रेष्ठ और इशारा का काम के अलावा भी अपनी प्राइवेट लाइफ और सपनों में के बारे में एक दूसरे से बातचीत करने लग गए। एक कंफर्ट जोन उनको मिल गया था। धीरे धीरे उनकी यह रोज़ की बातचीत एक गहरी दोस्ती में बदल गई और दोनों को यह एहसास भी नहीं हुआ कि कब वो एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। इसी तरह वक्त जो होता है वो आगे बढ़ता रहता है और दोनों एक दूसरे का रिश्ता वक्त बढ़ने के साथ साथ और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। आखिरकार एक दिन श्रेष्ठ ने हिम्मत जुटाई और इशारा को अपने मन की सारी बात बता दी कि वो उससे बहुत प्यार करता है। हालांकि श्रेष्ठ यह बात अच्छी तरह से जानता था कि इशारा मुस्लिम है और वह खुद हिंदू है, लेकिन कहते हैं ना, प्यार में कुछ नहीं दिखाई देता। श्रेष्ठ के मन में एक उम्मीद थी कि वक्त आने पर वो अपने घर वालों को इस रिश्ते के लिए मना लेगा। दूसरी तरफ इशारा के दिल में भी श्रेष्ठ के लिए वही फीलिंग्स थी, इसलिए उसने बिना देर किए श्रेष्ठ के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह दोनों एक दूसरे के खूबसूरत रिलेशनशिप में आ गए। अब वीकेंड्स पर साथ साथ घूमना, नए नए कैफ़ेज़ में जाना और ऑफिस के बाद एक दूसरे के साथ वक्त बिताना उनकी आदत बन चुकी थी। और अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन निकल के सामने आई हैं उसके अकॉर्डिंग दोनों एक दूसरे की छोटी बड़ी खुशियों का ख्याल रखने लगे थे और अपनी इन छोटी सी दुनिया में बहुत ज़्यादा खुश थे। इस तरह यह वक्त गुजरता गया, पर ना तो अब तक इशारा ने अपनी फैमिली को श्रेष्ठ के बारे में कुछ बताया था, ना ही श्रेष्ठ ने अपनी फैमिली को इशारा के बारे में कोई डिडक्शन किया था। दोनों इसी तरह अपने रिश्तों की दुनिया को नज़रों से छिपाकर एक ही कंपनी में काम करते हुए अपने करियर और ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहे। वो एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हो चुके थे। इसलिए जुलाई 2026 के दूसरे हफ्ते लगभग 8 जुलाई में इशारा ने एक बड़ा फैसला लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इशारा पहले सेक्टर 57 के एक पीजी में अकेली रहती थी। वो रोज़ ऑफिस आने जाने, अकेले कमरे संभालना और श्रेष्ठ से दूर रहने के बजाय उसने और करीब आना चाहती थी। दोनों ने मिलकर तय किया कि वो अपने रिश्ते को एक कदम और आगे बढ़ाएंगे और अब वो लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। यही सब सोच के इशारा ने अपना वहाँ का पीजी का जो रूम था उसे खाली कर दिया और अपना सारा सामान लेकर सेक्टर 55 में श्रेष्ठ मलिक के क्लाउड 9 पीजी वाले कमरे में शिफ्ट हो गए। दोनों एक नई ज़िंदगी की शुरुआत को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे। लेकिन इसके तुरंत बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। ध्यान से सुनना। दरअसल 12 जुलाई की सुबह इशारा ने परिवार वालों ने रोज़ की तरह खुश होकर उसे फ़ोन किया। वो जानना चाहते थे कि उनकी बेटी कैसी है और उसका जो वीकेंड है वो कैसा बीता है। लेकिन इशारा ने फ़ोन नहीं उठाया, हालांकि फ़ोन लगातार उसका बजता जा रहा था। यह देखकर परिवार वालों को लगता है कि हो सकता है कि वह ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट में या दोस्त के साथ बिजी हो, इसलिए वह कॉल नहीं उठा पा रही हो और वह इंतज़ार करते हैं कि वह कॉल बैक खुद कर लेके। लेकिन जैसे जैसे घड़ी की सुइयाँ आगे बढ़ने लग जाती हैं, अब घर वालों की धड़कन धीरे धीरे तेज़ होती जा रही थी। दोपहर ढलकर शाम हो गई और इशारा की तरफ से एक भी कॉल या फिर एक भी मैसेज नहीं आया, तो घर वालों की टेंशन ऐसे में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि इशारा ने पूरे दिन अपने पेरेंट्स से बातचीत ना की हो। अब घबराए हुए घर वालों ने बिना देर किए इशारा के ऑफिस में कांटेक्ट किया ताकि उसकी कोई जानकारी मिल सके। उन्हें उम्मीद थी कि वो ऑफिस में होगी, पर वहाँ से जो खबर मिलती है ना, उससे सबके होश उड़ा दिए। ऑफिस वालों ने बताया कि इशारा उस दिन अपनी ड्यूटी पर भी नहीं आई है और उसका कोई अता पता भी नहीं है। यह सुनकर अब घर वालों का डर हकीकत में बदलने लगा। उन्होंने किसी अनहोनी हो गई ऐसा एहसास होने लगा। इसलिए बिना पल गवाए इशारा के परेशान पिता ने तुरंत ही सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन में कॉल किया और पुलिस को सारी बात अब तक की बता दी। लड़की के अचानक गायब होने की शिकायत मिलते ही पुलिस भी फ़ौरन ही एक्शन मोड में आ जाती है। सबसे पहले पुलिस की एक टीम इशारा के उस पुराने एड्रेस यानी कि सेक्टर 57 वाले फ्लैट पर पहुंची। पुलिस को लगा था कि वो अपने ही कमरे में मिल जाएंगी, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद पुलिस को पता चला कि वह फ्लैट पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था। वहां इशारा का कोई भी सामान नहीं था। पुलिस ने जब आसपास के लोगों से और पड़ोसियों से पूछताछ की तो किसी को भी कुछ पता नहीं था कि इशारा अपना सारा सामान समेटकर अचानक कहाँ चली गई। पूरी कॉलोनी में कोई भी इस बात से वाकिफ नहीं था, जिसने पुलिस की उलझनें और ज़्यादा बढ़ा दी थी। अब पड़ोसियों से कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस ने टेक्निकल जांच का सहारा लिया। उन्होंने इशारा के मोबाइल नंबर को सर्विलेंस पर डाला और उसकी आखिरी लोकेशन ट्रेस की। लोकेशन को ट्रेस करते ही पुलिस के सामने सेक्टर 55 का वही क्लाउड 9 पीजी का एड्रेस आ जाता है जहां वह श्रेष्ठ मलिक के साथ रह रही थी। लोकेशन का पता चलने के बाद पुलिस की टीम तुरंत ही पीजी पर पहुंच गई। जहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि रूम के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है।
जबकि कमरे का मेन डोर पूरी तरह से लॉक था। पुलिस ने दरवाजे को खटखटाया, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दी, लेकिन अंदर से कोई भी हलचल महसूस नहीं हुई और ना ही कोई जवाब आया। यह देखकर पुलिस को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, इसलिए उन्होंने बिना देर किए मकान मालिक को मौजूदगी में दरवाजे को धक्का देकर तोड़ने की कोशिश की। काफ़ी मशक्क़त के बाद जैसे ही दरवाज़ा टूटा और पुलिस की टीम अंदर दाखिल हुई, तो वहाँ का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए। कमरे के अंदर फर्श पर रक्त बिखरा हुआ था और इशारा का बेजान शरीर वहाँ पर पड़ा हुआ था। उसके गले और शरीर के बाकी हिस्सों पर चाकू से बेरहमी से किए गए वार के गहरे निशान थे और बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह एक दिन पहले यानी 11 जुलाई को उसे मारा गया था। मौके से ही पुलिस को वो चाकू भी बरामद हो गया, लेकिन श्रेष्ठ यहाँ पर मौजूद नहीं था। खैर, अब पुलिस ने तुरंत ही ईशा की फैमिली को फ़ोन किया, उन्हें उनकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर ईशा के परिवार वाले बहुत बुरी तरीके से घबरा जाते हैं। वो फ़ौरन ही गुरुग्राम पहुंचते हैं और जब उस कमरे में जाते हैं तो अपनी लाडली का यह हाल देखकर वो फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। पूरे कमरे में खिचपचाकर मच गई, चीख पुकार मच गई। पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह परिवार को संभाला, उन्हें तसल्ली दी कि वह गुनहगार को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएंगे। इसके बाद पुलिस ने लीगल प्रोसेस शुरू किया। उन्होंने इशारा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भिजवा दिया। वहीं दूसरी तरफ फोरेंसिक की टीम को मौके पर बुलाया गया। फोरेंसिक एक्सपर्ट ने पूरा कमरे की बारीकी से जाँच की। उन्होंने फर्श पर जो खून था उसके सैंपल लिए, चाकू पर मौजूद उंगलियों के निशान जुटाए और कमरे में मौजूद श्रेष्ठ और इशारा के लैपटॉप, डॉक्यूमेंट्स और बाकी सामानों को भी अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने श्रेष्ठ को ढूंढने के लिए कई टीम बनाई। सबसे पहले उसके मोबाइल नंबर को सर्विलेंस पर लगाया गया, लेकिन उसका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद पुलिस ने Cloud9, PG और आसपास के रास्तों पर लगे CCTV कैमरे की फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया। अब देखिए, फुटेज से यह पता चला कि वारदात के अंजाम देने के बाद श्रेष्ठ बेहद ही घबराई हुई हालत में अकेले PG से बाहर निकलता है। पुलिस ने रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड और एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजों पर अलर्ट भेज दिया ताकि वह अपने घर छत्तीसगढ़ न भाग सके। पुलिस अभी श्रेष्ठ की तलाश में छापामारी कर ही रही थी कि 12 जुलाई को उन्हें खबर मिली कि गुरुग्राम के गढ़ी रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर एक शख्स की बॉडी पड़ी हुई है, जिसे तेज़ रफ्तार ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। अब यह सुनते ही फ़ौरन ही वहां पर पहुंच जाती हैं और उसके कपड़ों की तलाशी ली गई तो पुलिस को जेब में एक फ़ोन मिलता है जो ट्रेन के टक्कर से थोड़ा टूट गया था, लेकिन उसका सिम कार्ड पूरी तरह से अभी सेफ था। इसके अलावा जेब से मिले वॉलेट में कुछ ज़रूरी पेपर्स और ID कार्ड्स भी मिले, जिससे पुलिस को शुरुआती सुराग में मिला कि यह श्रेष्ठ मलिक हो सकता है। पुलिस ने सबसे पहले उसके मोबाइल फ़ोन को सिम कार्ड को निकाला और दूसरे डिवाइस में डालकर उसे एक्टिवेट किया। जैसे ही पुलिस ने उस नंबर की जांच की तो वो सीधे श्रेष्ठ का निकला, जिसकी तलाश सेक्टर 56 की पुलिस कर रही थी। इसके बाद जब पुलिस ने श्रेष्ठ के PG के CCTV फुटेज में उसके कपड़े को देखा और रेलवे ट्रैक पर मिले शख्स के कपड़ों को मिलाया तो दोनों हूबहू एक जैसे थे। इससे पुलिस को एक यकीन हो गया कि यह जो लड़का है यह श्रेष्ठ है। पर पुख्ता पहचान के लिए पुलिस ने तुरंत ही छत्तीसगढ़ के भिलाई में रहने वाले श्रेष्ठ के घर वालों को फ़ोन किया और इस दर्दनाक हादसे की जानकारी दी। यह खबर सुनते ही श्रेष्ठ के पेरेंट और रिश्तेदार बदहवास हालत में तुरंत ही गुरुग्राम पहुंच जाते हैं। जब पुलिस ने उन्हें बॉडी दिखाई तो उसे देखते ही पेरेंट्स ने पहचान लिया कि यह उनका बेटा श्रेष्ठ है। पुलिस ने श्रेष्ठ के पिता से पूछताछ की, जिन्होंने बताया कि 11 जुलाई को श्रेष्ठ ने अपने भाई से फ़ोन पर बात की थी। उस बातचीत में श्रेष्ठ काफ़ी परेशान लग रहा था। उसने अपने भाई को फ़ोन पर बताया कि एक लड़की उसे धमकी देकर गई है, पर वह लड़की कौन थी इसके बारे में श्रेष्ठ ने कोई भी जानकारी नहीं दी थी। वही श्रेष्ठ के फादर ने पुलिस के सामने यह भी साफ कहा कि उनके परिवार में किसी को भी इशारा आयुबी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। श्रेष्ठ ने कभी भी घर पर इशारा का जिक्र भी नहीं किया था और ना ही यह बताया था कि वह किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में है या किसी के साथ रिलेशनशिप में रह रहा है, बल्कि उनके मुताबिक यह सब एक झूठ है। उन्होंने श्रेष्ठ और इशारा के रिश्ते को मानने से साफ इनकार कर दिया। श्रेष्ठ के फादर ने पुलिस से कहा कि श्रेष्ठ बहुत ही शांत और एक समझदार लड़का था। उनका बेटा किसी की जान लेना जैसा कोई खौफनाक कदम कभी उठा नहीं सकता। वो हमेशा अपने करियर और काम को लेकर यही बात किया करता था। परिवार से उसकी बातचीत 15 से 20 दिन में एक बार जरूर होती थी, बल्कि उन्हें डाउट है कि इस पूरी कहानी के पीछे कोई तीसरा इंसान हो सकता है। इसलिए श्रेष्ठ के फादर ने पुलिस के इस मामले के हर पहलू की जाँच करने की मांग की और पुलिस ने भी सच्चाई के पता लगाने में जुट गई है। पुलिस ने इशारा और श्रेष्ठ दोनों के मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और टैबलेट को अपने कब्जे में लेकर साइबर सेल्स और फॉरेंसिक लैब भेज दिया है। अब क्योंकि देखिए इन दोनों IT और
AI फील्ड्स के एक्सपर्ट थे, इसलिए उनके पर्सनल चैट्स डिलीट किए गए, मैसेजेस, ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट्स की बहुत ही बारीकी से रिकवरी की जांच कर रही है। पुलिस खासतौर पर उन 3 दिनों 8 जुलाई से 11 जुलाई के बीच की चैट हिस्ट्री खंगाल रही है, जब इशारा उसके कमरे पर शिफ्ट हुई थी। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उनके बीच शादी, धर्म या किसी और बात को लेकर क्या कोई स्ट्रेस चल रहा था। वहीं श्रेष्ठ के पिताजी ने जो बयान दिया है को किसी अनजान लड़की से धमकी मिल रही थी। पुलिस उस दावे की सच्चाई जानने में जुटी हुई है। पुलिस श्रेष्ठ के भाई और श्रेष्ठ के बीच हुई उस आखिरी कॉल की रिकॉर्डिंग और कॉल डिटेल्स निकाल रही है। साथ ही यह भी जांच कर रही है कि क्या सच में इशारा के अलावा कोई और लड़की श्रेष्ठ को ब्लैकमेल या फिर परेशान कर रही थी, जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। यहाँ तक कि पुलिस ऑप्टम के मैनेजमेंट और उनकी टीम के बाकी मेंबर से भी बातचीत कर रही है, ताकि पता चल सके कि क्या ऑफिस में दोनों का बिहेवियर नॉर्मल था या फिर पिछले कुछ दिनों से उनका काम या बर्ताव में किसी तरह का कोई बदलाव देखा गया था। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करें तो इशारा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उसकी बॉडी और गले पर चाकू के कई गहरे घाव थे, जिससे वह बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी, जिसके चलते उसकी जान चली गई। पर क्या सच में श्रेष्ठ ने ही उसे मारा है? यह सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी है। पुलिस ने मौके से बरामद चाकू, कमरे में जो सैंपल मिले हैं, इशारा और श्रेष्ठ दोनों के मोबाइल और लैपटॉप को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जांच के लिए भेजा हुआ है। पुलिस का कहना है कि वह रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस का पूरा शक श्रेष्ठ मलिक पर ही है कि उसने ही इशारा की जान ली है, क्योंकि फॉरेंसिक टीम को कमरे में श्रेष्ठ के अलावा किसी तीसरे इंसान के फिंगरप्रिंट्स या जबरन एंट्री के किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं मिला है। इसलिए पुलिस ऐसा मानकर चल रही है कि पहले श्रेष्ठ ने हो सकता है कि इशारा की जान ली हो और फिर अपनी जान दे दी हो। लेकिन क्यों? इशारा को मारने के पीछे की वजह क्या थी और क्या उसी ने इशारा को मारा है या फिर नहीं? इन थ्योरी पर काम किया जा रहा है। इस केस को सुनकर आपकी ओपिनियन क्या है, शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।